मधु की सगाई पक्की हो गई थी और 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला था। मधु के पिता सतीश चंद्र शादी के लिए तैयारियां शुरू कर चुके थे। अमोक बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं शादी में सारे काम तुमने ही करने हैं। आखिर तुम मधु के बचपन के दोस्त हो तो इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता ही है। जी अंकल जी, बिल्कुल, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या काम है, मैं सब देख लूंगा। अरे इसमें कहने की क्या बात है, अमोक का अपना घर है, अब तुम मधु की शादी तक यहीं रहना। अमोक तुम सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ जरा बाजार तक चलो, बहुत जरूरी काम है। अब ठीक है चलता हूँ, पर ज्यादा देर मत लगाना, तुम एक चीज खरीदने में बहुत समय लगाती हो। अब लड़की हूँ, कुछ खरीदने में तो समय लगाऊंगी ही ना। वैसे मुझे मेहंदी के लिए साड़ी लेनी है, तुम बताना कि मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी। तुम पर हर रंग जचता है मधु, तुम कुछ भी पहन लो। क्यों मजाक कर रहे हो अमोक, अब तो उम्र बढ़ रही है। मधु, उम्र बढ़ने से तो सुंदरता और बढ़ती है। तुम मेरे लिए वैसी ही सुंदर हो जैसी पहले हुआ करती थी। क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं, बस पापा की याद आ गई। आज उनको गए पूरे 17 साल हो गए। वो मनहूस दिन में कैसे भूल सकती हो जिस दिन पापा को हार्ट अटैक आया था और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नहीं रामनारायण जी, ऐसा मत कीजिए। मैं इतनी जल्दी गाड़ी का इंतजाम कैसे करूंगा? आपने मुझसे जो जो कहा था मैंने सारा दहेज तैयार कर दिया। अब शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इतनी जल्दी में मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूं? पहले ही हेलो हेलो। क्या हुआ जी, तुम किस चिंता में पड़ गए? किसका फोन था? धीरे बोलो शारदा, मधु सुन लेगी। लड़के वालों का फोन है, वो बोल रहे हैं कि हम नई गाड़ी देंगे तभी वो इस घर से डोली लेकर जाएंगे, नहीं तो वो ये शादी तोड़ देंगे। देखता हूं, कोई इंतजाम तो करना ही होगा। ये तो गलत बात है, उन्होंने एंड मौके पर इतनी बड़ी डिमांड रख दी, कैसे करोगे तुम ये सब? चिंता मत करो शारदा, मैं कुछ देखता हूं। मधु की शादी के लिए उसके ससुराल वालों ने गाड़ी की डिमांड कर दी। इसी चिंता को लेकर उसके पिता इधर उधर उधार मांगने गए, पर शादी के दिन तक गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया। और ऐसा मत कहो रामनारायण जी, मेरी बेटी की डोली अगर आज नहीं उठी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ऐसा ना कहो, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। ऐसा है, हमने पहले ही कह दिया था कि हमें शादी के बाद डोली नई गाड़ी में ही लेकर जानी है, पर आपने हमारी ये मांग पूरी नहीं की, इसलिए हम ये शादी तोड़ रहे हैं। और चल बेटा, खड़ा हो जा। नहीं नहीं रामनारायण जी, मुझ पर रहम करो, मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दो। पापा आप इनके सामने क्यों हाथ फैला रहे हो? अगर ये अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करना चाहते तो ना करें। देख, यही संस्कार दिए अपनी लड़की को, अभी हमारे आगे बोल रही है, न जाने शादी के बाद क्या रंग दिखाएगी। चल बेटा, अब यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं। लड़के वाले बारात वापस ले जाते हैं, तभी सतीश चंद्र को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर सतीश चंद्र की डेथ हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी मधु पर आ गई। मधु के भाई बहन अभी छोटे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मधु ने उन पर ध्यान देना शुरू किया और नौकरी करने लगी। वक्त बीता, पता ही नहीं चला कब जिंदगी 17 साल आगे बढ़ गई। आज मधु की छोटी बहन सारिका की भी शादी को 2 साल हो चुके हैं और भाई रवि का भी अपना परिवार है, इसलिए मधु की माँ उसे कहती रहती है कि बहुत हुआ, अपने ससुराल जा बेटी। देखा, मुझे पता था तू फिर अपने पापा को याद करके रोने लगेगी। वही आंटी जी, इसको मैं यही समझा रहा हूँ। आंटी जी, ये कुछ दिवाली के उपहार लाया था, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। मेरी तरफ से आपके और मधु के लिए साड़ी है, मैं चाहता हूँ आप दिवाली पर यही पहनो। अच्छा मैं चलता हूँ मधु, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, और कल ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अमोक चला जाता है, तभी मधु की माँ उससे बोली, मधु तू जानती है ना अमोक तुझे कितना प्यार करता है, वो आज तक सिर्फ तेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। देख वो हमारा कितना ख्याल रखता है, देर मत कर बेटी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मधु सोच में पड़ जाती है। उसकी माँ दोनों भाई बहनों से ये बात करती है और दोनों भाई बहन मधु को समझाते हैं। दीदी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपकी धूमधाम से शादी करवाएंगे। हाँ दीदी, अब आप मना मत करना, अब आपको भी अपनी खुशियां बटोरने का हक है। अपनी नई जिंदगी अमोक जीजू के साथ शुरू करो। देखो मैंने तो उन्हें पहले ही जीजू मान लिया। चलो भैया, अब मिलकर दीदी की शादी की तैयारी करेंगे। माँ, मैं दीदी को अपने हाथों से सजाऊंगी। आप लोगों को लगता है कि अमोक अब मुझसे शादी करेगा? तभी अमोक आ जाता है। क्यों नहीं करूंगा मधु, मेरे लिए तुम क्या हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो तुम्हारा दिल जानता है। मुझसे शादी करोगी मधु? अमोक की बात सुनकर मधु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अमोक के गले लग जाती है और धूमधाम से
मधु के भाई बहन और माँ उसकी शादी अमोक के साथ करते हैं। मधु सबसे विदा लेकर अपनी ससुराल आ जाती है। बस उसे इस बात की कमी थी कि उसके पिता आज उसके साथ नहीं थे, पर वो जानती थी कि उनका आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। साधना की विदाई का वक्त हो रहा था, पर अचानक से साधना की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये तू कैसी बातें कर रही है साधना? तू विदा नहीं होगी? तेरी शादी हुई है दीपक के साथ, सब लोग क्या कहेंगे? माँ, अगले 6 महीने तक की तो बात है, उसके बाद तो मैं चली जाऊंगी। पर तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो? आखिर बात क्या है साधना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? दीपक बेटा, हो सकता है शादी के बाद ससुराल के नाम से घबरा रही हो। कुछ दिन मायके में रहने देते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो हम आकर ले जाएंगे। साधना बहू, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बोल देना, मैं दीपक को तुम्हें लेने भेज दूंगी। दीपक अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट आता है। सुशीला, तुमने आखिर बहू को समझाया क्यों नहीं? बस तुम तो आते से ही शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शादी दीपक ने अपनी मर्जी से की है। अब मैंने लड़की में घुसकर तो नहीं देखा था ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। राम जाने वो किसी और को चाहती हो और जबरदस्ती उसने दीपक के साथ शादी कर ली हो। माँ, ऐसा नहीं है। साधना ऐसी लड़की नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर इस वक्त वो ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तू कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस गरीब भिखारिन लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना, मैं तेरी शादी अपनी करोड़पति दोस्त वसुंधरा की बेटी जिया से करवाऊंगी। अच्छा हुआ जब साधना कमरे में अकेली थी, उस वक्त सही मौका देखकर मैंने साधना को ससुराल न आने की बात कह दी। साधना बहू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मैं यही सोच रही थी कि किस तरह मैं तुमसे ये बात कहूँ। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर मैंने तुमसे ये बात अभी नहीं कही तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? साधना बहू, हमारे पुरोहित जी का कल फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी और दीपक की राशि में एक ग्रह दोष चल रहा है, इसलिए शादी के बाद अगर 6 महीने से पहले तुम ससुराल आ जाती हो तो दीपक की जान को खतरा है। अब इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अभी तुम ससुराल मत आना। मैं जानती हूँ ये बात जो मैं कह रही हूँ उसे पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। साधना, दीपक हमारा इकलौता बेटा है, उसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं ये बात तुमसे अकेले में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ दीपक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ये बात तुम्हें सबसे छुपानी होगी और कोई बहाना करके ससुराल जाने से मना करना होगा। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पैर मत पकड़िए, मुझे पाप लगेगा। मैं वादा करती हूँ मैं 6 महीने से पहले ससुराल नहीं आऊंगी। मैं दीपक को मना कर दूंगी। और फिर मेरा तीर सही निशाने पर लग गया। अब मैं दीपक को उस लड़की के लिए इतना भड़का दूंगी कि वो खुद उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारा खेल दीपक की माँ सुशीला ने रचाया था। वो दहेज की लालची औरत थी, इसलिए वो साधना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। बेचारी साधना भोलेपन में आकर इन सब बातों को नहीं समझ पाई और वो लगातार दीपक से इस बात को छुपा रही थी। दीपक साधना को फोन करता था तो वो उसका फोन काट देती थी या फिर काम का बहाना करके फोन रख देती थी। दीपक साधना से मिलने जाता है। आप दोनों बैठकर बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। साधना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये हमारी लव मैरिज है। हम दोनों ने एक दूसरे की इच्छा जानकर ही इस शादी के लिए हाँ की थी। शादी के बाद तुमने अचानक साथ चलने से मना कर दिया। मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तुम मेरा फोन काट देती हो या फिर कोई काम करने का बहाना कर देती हो। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारे मन में कोई और था तो तुम मुझे शादी के लिए मना कर देती, मैं चुपचाप पीछे हट जाता। दीपक, मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है साधना, तो मैं 6 महीने बीतने का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दीपक वापस चला जाता है। साधना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर वो उन्हें छुपा लेती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 6 महीने पूरे होने में थोड़ा ही वक्त बचा था। दीपक इस बात को लेकर बहुत खुश था। माँ, 6 महीना बीतने में बस 1 हफ्ता बाकी रह गया है। मैं सोच रहा था हम साधना और उसके परिवार वालों से बात कर लेते हैं, फिर हम अगले हफ्ते उसे ले आएंगे। अब मुझे इस खेल में आखिरी चाल चलनी होगी। मुझे पता है ये खेल मुझे कैसे जीतना है। मम्मी जी, आपने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? देखो बेटी, मेरी पुरोहित जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ग्रह दशा अभी 3 महीने और रहेगी, इसलिए तुम्हें 3 महीने का सब्र और करना होगा। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ? दीपक अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारा सुहाग भी है। तुम उसके लिए जो ये त्याग कर रही हो, सचमुच मैं तुम्हारा जितना भी एहसान चुकाऊं वो कम होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 3 महीने का सब्र और कर लूंगी और फिर मुझे तो सारी जिंदगी दीपक के साथ रहना है, तो फिर 3 महीने की तो बात है।
सुशीला साधना को मिलकर घर चली जाती है। दीपक साधना की ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिला जाता है। देखो साधना, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत विश्वास कर लिया, पर अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मेरी जगह तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंचेंगे। दीपक, मेरी बात तो सुनो। दीपक, हेलो दीपक। साधना, तू ये सब क्यों कर रही है? तू क्यों अपने आप को और दीपक को दुख दे रही है? तू उसे बता क्यों नहीं देती कि तेरे ससुराल ना जाने की असली वजह क्या है? अगर तू कहे तो मैं दीपक से बात करूं। नहीं माँ, भूल कर भी आप ये बात दीपक से मत कहना। मुझे माँ जी ने अपनी कसम दी है। साधना रोती हुई माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती है। उधर दीपक की माँ मन ही मन बहुत खुश थी। जो मैं चाहती थी वैसा ही होगा। अब दीपक साधना को तलाक दे देगा, फिर मैं अपनी पसंद की लड़की से इसकी शादी करवा दूंगी। उधर साधना दुर्गा मंदिर में माँ के आगे रोती है। माँ, मैं क्या करूं? अपने दीपक की जान बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। माँ, कोई रास्ता दिखाओ। मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती। वो मुझे तलाक देने वाले हैं। मेरी मदद करो माँ। जय माता दी। पुरोहित जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मंदिर आना हुआ। जय माता दी पंडित जी, वैष्णो देवी गया हुआ था, आज ही आया हूँ। ये तो कुल पुरोहित जी हैं। इन्होंने ही तो माँ जी को दीपक के बारे में, क्या मैं इनसे एक बार पूछ लूं? शायद ये कोई उपाय बता दें। साधना कुल पुरोहित जी को उनके द्वारा कही बात पूछती है। नहीं बिटिया, मैंने तो सुशीला जी को ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम्हारे विवाह के पश्चात तो मैं वैष्णो देवी यात्रा पर निकल गया था, आज ही आया हूँ। और तुम्हारे और दीपक के तो सभी गुण बहुत अच्छे से मिल गए थे। ऐसा कोई दोष तो तुम दोनों की कुंडली में है ही नहीं। क्या फिर माँ जी ने? पुरोहित जी, क्या आप ये बात चलकर मेरी ससुराल में सबके सामने कह सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधना के कहने पर पुरोहित जी उसके साथ उसके ससुराल जाते हैं और सारी सच्चाई कहते हैं। इसके पश्चात पुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साधना फूट फूट कर रो पड़ती है। दीपक उसे संभालता है। उसके ससुर भी सुशीला की हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। माँ, आपने दहेज के लिए मेरा और साधना का रिश्ता तोड़ना चाहा। मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपको अपनी माँ कहता हूँ। मैं यहाँ से साधना को लेकर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना पिताजी। मुझसे गलती हो गई। अब दीपक, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं इन रुपए पैसे का क्या करूंगी? साधना बहू, इसे समझाओ कि रुक जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दीपक, हम माँ जी को इस तरह से रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इन्हें माफ कर दो। देखा सुशीला, जिस लड़की को बहू बनाने के लिए तुमने मना किया, आज वही तुम्हारा साथ दे रही है। अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर सुशीला उस दिन सचमुच बहुत शर्मिंदा थी।